ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बेटा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। किसी भी फोर्स के कारण वर्क होता है, अगर वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करे तो उस फोर्स को, जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है। अगर वर्क पाथ पे डिपेंड ना करके सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करे तो वो वर्क जिस फोर्स के कारण हुआ उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर वर्क पाथ पे डिपेंड करता हो, इफ द वर्क इज पाथ डिपेंडेंट, देन द फोर्स इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, हम ये जस्टिफाई करेंगे अभी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव होती है। Let us justify the conservative nature of gravitational force. सपोज हमने दो पॉइंट चूज कर लिए, एक ए और एक बी, और ए और बी के बीच की जो वर्टिकल सेपरेशन है, जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो है h। ये ए केस। ए और बी के बीच में वर्टिकल स्पेसिंग h ही है, लेकिन अब हम जो पाथ चूज करेंगे ए से बी जाने के लिए वो सीधा नहीं है। दूसरा केस वो इंक्लाइंड पाथ है। और तीसरा केस हम ए से बी तक ही जाएंगे, मतलब वर्टिकली तो हम एच ही गेन करेंगे, लेकिन पहले सीधे गए, फिर ऊपर, फिर सीधे, ऐसे स्टेप्स में जा रहे हैं। और फिर फाइनली सपोज ये बी तक पहुंच गए, स्पेसिंग हमारी एच ही है। वर्टिकली हम कितना गए और कर सकते हैं, वर्टिकली हम एच हाइट तक ही गए। ये हमारा तीसरा केस। ठीक है, ये है H1, ये है H2 और ये है H3। ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास m is taken from A to B along three paths. One is along straight path, और वो straight path कहाँ दिखेगा आपको? That straight path is there in figure 1, फर्स्ट फिगर में है। एक बॉडी को हम A से B ले गए along a straight path। कितना वर्क करना पड़ा बेटा? कल भी पढ़ा हमने, वर्क डन फ्रॉम A to B is equal to mgh। along straight path कितना ट्रेवल करना पड़ा हमें? h। लेकिन अगर हम दूसरे केस में इंक्लाइंड पाथ ले रहे हैं, मान लो ये एंगल थीटा है, और एक बॉडी को, इसी बॉडी को जिसको यहां से पहले यहां ले गए थे, अब इस बॉडी को यहां से यहां ले जा रहे हैं अलोंग इंक्लाइंड पाथ, और ये डिस्टेंस जो है ये s। आपको पता है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे जो बेटा एक्सेलरेशन होती है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, वो g sin थीटा होती है। जैसे हॉरिजेंटली ऐसे देखेंगे, सॉरी वर्टिकली देखेंगे ऐसे अप या डाउन, तो हम एक्सेलरेशन को देते हैं प्लस जी या माइनस जी। बट जब इंक्लाइंड प्लेन होता है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे वेट को रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स,
one is mg cos theta and the other is mg sin theta. तो mass into g sin theta क्या हुआ? Acceleration. So along the inclined path, along the inclined surface, जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है बेटा g sin थीटा। तो अभी वर्क कितना होगा अगर किसी बॉडी को A से B लेके जा रहे हैं, ये एक्सेलरेशन है, तो m इंटू ए हो गया फोर्स, इंटू कितना ले गए? s ले गए, डिस्टेंस जैसे यहां से यहां, फोर्स इज वेट, कितना ऊपर ले गए? h। यहां भी वर्टिकली h ही है, लेकिन बॉडी तो ऐसे ट्रेवल करेगी ना अगर ऊपर जाएगी तो। सो इसको आप लिख सकते हो mg sin थीटा इंटू s, WAB will be equal to mg इंटू साइन थीटा क्या हुआ? ट्राइंगल में देखो साइन थीटा हुआ बेटा h बाई एस इंटू एस अगेन, ये वाला s भी तो लिखना है, तो ये s और s कट जाएगा, इट विल बी इक्वल टू mgh। ठीक है, तो अलोंग द डायरेक्ट पाथ वर्क कितना है? mgh। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड पाथ वर्क कितना है? इट इज अगेन mgh। तो दोनों के अलोंग सेम वर्क आया, मतलब चाहे आप किसी बॉडी को डायरेक्टली ले जाओ या इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ले जाओ, वर्क जो है वो सेम ही आएगा। ऐसे ही तीसरे केस में हम बॉडी को ले जाते हैं ए से बी ही ले जाएंगे, मतलब वर्टिकल एच ही ट्रेवल करेंगे केस 3 में, along some steps, body is taken from A to B along some steps। Suppose ये हमारा फर्स्ट पाथ आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ आ गया। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टली ले गए, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल, पहुंचे उतना ही ऊपर जितना पहले पहुंचे थे। तो इस केस में जो WAB होगा दैट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 W6। WAB इज इक्वल टू W1 क्या हुआ? ये हॉरिजॉन्टल पाथ जो है ना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल पाथ है, मतलब एक बॉडी का मास m है तो वेट डाउनवर्ड होगा, बट हम जा रहे ऐसे हैं, तो एंगल हो गया 90। जब एंगल 90 होगा तो वर्क होगा 0। बताया था आपको ये 0 वर्क के डिफरेंट केसेस। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 प्लस mgh1 प्लस यहां से यहां जाएंगे तीसरे पाथ में फिर 0 प्लस mgh2 प्लस 0 प्लस mgh3, बिकॉज जब यहां से यहां जाओगे तो वर्टिकली कितना ट्रेवल किया? h3। इट मीन जो WAB है, mg कॉमन ले लो, विल बी इक्वल टू h1 प्लस h2 प्लस h3, और ये जो h1 प्लस h2 प्लस h3 है वही तो h है। सो WAB विल बी इक्वल टू mgh। So in every case the work is same, therefore we say that work is independent of path। तो हम बॉडी को A से B ले गए along straight line, along inclined plane and also in steps। In every case the work will be same। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
It is the work done in stretching or compressing a स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो स्ट्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई स्प्रिंग है मान लो, अगर हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए फोर्स लगाते हैं F, तो बेटा जितनी हम फोर्स लगाएंगे ये उतना ही तो स्ट्रेच होगा। मान लो हम F फोर्स लगा रहे हैं, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी। इफ F is the stretching force, then F is directly proportional to X। कंप्रेस करने में भी X ही बोलेंगे। अगर हमने इसको स्प्रिंग को कंप्रेस किया है बाय अप्लाइंग फोर्स F, तो ये X से अगर कंप्रेस हुआ तब भी बोलेंगे F is directly proportional to X। तो यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखते हैं बेटा K। This K is proportionality constant and is known as, क्या बोलते हैं इसको, and is known as spring constant or force constant। So mathematically we will say that K equals to F by X। तो बेटा इसका SI यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, CGS यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर। और अगर आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या है, M1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय L1, तो बनेगा M1 L0 T माइनस 2। F इज इक्वल टू KX में K स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है इस फोर्स के कारण, if dW is the small amount of work done, when the spring is stretched by dx, then dW will be equal to F into dx। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम dx से स्ट्रेच कर रहे हैं तो F हो गया वर्क हो गया F dx। लेकिन अभी हमने देखा कि F तो होता है kx इंटू dx, F तो होता है kx, तो आ गया स्मॉल वर्क क्या, द टोटल वर्क डन in stretching the spring from 0 to x। 0 मतलब हुआ अनस्ट्रेच्ड अनकम्प्रेस्ड, नेचुरल लेंथ उसकी जो है उसको 0 बोलेंगे, क्योंकि उस नेचुरल लेंथ से जो ज्यादा या कम है उसको x बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब एक स्ट्रिंग को ना खींचा है ना उसको कंप्रेस किया है, तो तब एक्सटेंशन है 0, और x से खींचा तो एक्सटेंशन हो गई x। तो
ये dw will be equal to kx dx from 0 to x। dw की इंटीग्रेशन होगी बेटा w, k बाहर आ जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x। सो x की इंटीग्रेशन हो गई x स्क्वायर बाय 2। So w will be equal to k into x square by 2 from 0 to x, and therefore w will be equal to 1 by 2 kx square। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर लिख लेंगे तो वही आएगा। ये जो वर्क है बेटा, इस वर्क से हुआ क्या, एक स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। जो एक नेचुरल लेंथ थी वो बढ़ गई बाय एन अमाउंट x। तो आपको कल बताया था मैंने, एनर्जी ड्यू टू शेप, साइज, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर इसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दिस वर्क इज कॉल्ड एज potential energy। we represent it by U, so we write U equal to 1 by 2 into kx square। ठीक है, जब भी हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे, कितना वर्क होगा, x से अगर स्ट्रेच या कंप्रेस किया, वर्क विल बी इक्वल टू 1 by 2 k into x square। ठीक है, अगर ऐसे बोलूं, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम x1 to x2 इज, मान लो पहले से हमने खींचा हुआ x1 से, अब x2 से खींच दिया, तब हमारी 0 to x की जगह क्या आ जाएगी, लिमिट्स x1 to x2। तो जब आप लिमिट्स पुट करोगे ये आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये फॉर्मूला। देखो इसको ग्राफिकली भी समझो। अगर मैं f को ले रहा हूं अलोंग y एक्सिस और x को लूंगा अलोंग x एक्सिस ही, बेटा जब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो फोर्स अगर एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो जैसे मैं अगर इस फोर्स को बोल रहा हूं कि ये एक्सटेंड कर रही है, स्ट्रेच कर रही है वायर की, तो जितनी फोर्स ज्यादा होगी लेंथ उतनी ज्यादा। और अगर मैं फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं, अभी फोर्स ऐसे लग रही थी, अब फोर्स ऐसे लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखो जैसे ये स्प्रिंग है, अगर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही, और अगर मैं फोर्स रिवर्स करूं तो डिस्प्लेसमेंट भी रिवर्स हो जाएगी ना। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव फोर्स मींस अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। ठीक है, F इक्वल्स टू के एक्स होगा ये, या माइनस एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो माइनस माइनस करके आएगा वही। बट इससे आपको ये पता चल रहा है कि व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट आल्सो, द एक्सटेंशन आल्सो बिकम्स स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, स्ट्रेचिंग बिकम्स कंप्रेसिंग। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो ग्राफ होगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, एरो नहीं बनाना है आपने। अब यहां पर अगर मैं आपको बोलूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको O बोल देता हूँ, इसको A और इसको B, और आपको बोलूं फाइंड आउट दिस एरिया OAB, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना होगा, 1 by 2 बेस
इंटू हाइट। बेटा जो बेस है वो तो x है और जो हाइट है वो क्या है f। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1/2 x, तो f की जगह में kx लिख लूं, f is equal to kx, so it becomes 1/2 k into x square। ठीक है, इस तरफ भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वो भी 1/2 kx स्क्वायर ही आएगा। तो सिंपली ये याद रखो, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। कर्व के अंदर जो एरिया होगा दैट विल रिप्रेजेंट वर्क। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये हमने पहले भी किया हुआ, आपको ये पहले ही पता है कौन सा एरिया है। ये एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क, वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। तो ये आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग फोर्स के लिए भी सेम आ जाएगा। क्वेश्चन इज लाइक वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग by 10 centimeter is 5 joule. Calculate, या ऐसे लिखे, potential energy of a spring when stretched by 10 centimeter is 5 joule. Calculate the work done, दोनों आ जाएंगे यहाँ, वर्क पे आ गए और पोटेंशियल एनर्जी भी। कैलकुलेट द वर्क डन when the spring is stretched by 10 सेंटीमीटर मोर। 10 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन है इसका, देखिए, u is 1/2 kx square and w is equal to 1/2 k x2 minus x1 whole square। तो ये u हमें दिया है कितना, 5। कोई जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की, वैल्यू पुट कर देंगे, k इंटू कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर खींचा था, सो 5 इज इक्वल टू 1/2 k इंटू 100, 50, तो k आ जाएगा 5/50, जिसको आप लिख सकते हो 1/10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, रहने दो क्योंकि हमने लेंथ को सेंटीमीटर में रखा, और यही वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी वर्क कितना करना पड़ेगा, W 1/2 इंटू 1/10। देखो ध्यान से, x1 और x2 इक्विलिब्रियम पोजीशन से होते हैं। एक स्प्रिंग को हमने पहले x1 से खींचा, इसका मतलब ये अगर उसकी पहले इतना था तो अभी x1 बढ़ गया, इतना हो गया, अभी x2 हो गया, तो x2 जब हो जाएगा तो यहां से तो देखेंगे ना, x2 मतलब जिसको हमने पहले 10 सेंटीमीटर खींचा था, बाद में 10 और खींचा, तो इक्विलिब्रियम से वो कितना हो गया, 20 हो गया, 10 सेंटीमीटर मोर लिखा है, राइट। तो अभी W कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/10, 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 100, तो ये आ गया 15 जूल। करके देख लो। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 20 सेंटीमीटर मोर, अगर 20 सेंटीमीटर मोर होता तो पहले 10 20 और, तो इसका मतलब 30, 900, 800, कितना आ जाता, बोलो। 10 से पहले खींचा, अभी 40 जूल आ जाएगा।
ठीक है, यहां इक्वल अमाउंट से जब भी खींचते जाएंगे ना, जैसे ऐसे देखो, जब हमने 0 to 10 खींचा, 0 to 10 सेंटीमीटर तक खींचा, तो वर्क गिवन था 5 जूल, राइट। फिर 10 और खींचा तो वर्क हो गया 15 जूल। अब मान लो मैं इसको इक्विलिब्रियम मान के 10 यहां से और खींचूं, तो मैं बोलूंगा इनिशियली 20 था, 20 से 30 करना है। अगर 20 से 30 करना होगा, वर्क कितना होगा, 1/2 के की जगह 1/10, जो अभी वाला क्वेश्चन था। 20 से 30 करना होगा 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, सो इट विल बी 1/20 इंटू 30 स्क्वायर होगा 900 माइनस 400 500। ठीक है, कितना आ गया, 25। अगर मैं 0 to 10 कर रहा हूं, 10 to 20, 10 मोर 25। अगर यहां से 10 और करता, देख लेना, 30 से 40 कर दिया, 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, ये 35 आएगा। तो याद रखना, जब भी हम किसी स्प्रिंग को या किसी वायर को, लेटर ऑन हम इलास्टिसिटी में भी पढ़ेंगे ये चीज, इक्वल अमाउंट से स्ट्रेच करेंगे ना, तो बेटा जो वर्क होगा उसकी रेशियो होगी 5, यहाँ के हिसाब से 5 15 25 है ना। जब भी हम किसी स्प्रिंग, ये लिख लेना आप अपने वर्ड्स में इसको, व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय इक्वल अमाउंट्स देन द वर्क डन विल बी इन द रेशियो 1357। लेकिन हमने जब 10 से 30 किया ना डायरेक्ट, तो हमारा आंसर 40 क्यों आया था पता है, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर 40 बनते हैं। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, मैं एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा आज आपके साथ, कल आप वही करो। नेक्स्ट सैटरडे आपका वर्क एनर्जी पावर का टेस्ट होगा, तब तक आपको मैं पिछले टेस्ट का भी रिजल्ट दे दूंगा। नेक्स्ट सैटरडे वर्क एनर्जी पावर, बाद में कोई ये नहीं बोलना कि मुझे पता नहीं था।